गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, जिसका पेपर है हमारा थर्ड, जिसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, आर्थिक प्राणी विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, यह बीएससी सेकेंड ईयर जंतु विज्ञान का तृतीय पेपर है हमारा, और इसका हम आज जो देख रहे हैं सिलेबस सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री, जनरल अकाउंट एंड स्कोप ऑफ सेरीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मलबरी एंड नॉन मलबरी सिल्क। सबसे पहले हमें इतिहास पढ़ना है। किसका पढ़ना है? सेरीकल्चर का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसके सामान्य लक्षण के बारे में देखना है, और उसके कौन कौन से दायरे के क्षेत्र हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मलबरी। ठीक है, शहतूत का वितरण कहाँ कहाँ पर है, और जो शहतूत नहीं है और फिर भी सिल्कवर्म से उत्पन्न होते हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, ये हमें पहले पॉइंट के अंतर्गत देखना है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बैक्स मोराई। बॉम्बैक्स मोराई क्या होता है, बॉम्बैक्स मोराई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिल्क वर्म जो है जिससे हमको सिल्क प्राप्त होता है उसकी एक जाति है जिसे बॉम्बैक्स मोराई कहते हैं। रेशम कीट इसको सामान्य रूप से कहा जाता है। लाइफ हिस्ट्री, इसके जीवन चक्र के बारे में हमको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे रेयरिंग टेक्निक ऑफ सिल्क वर्म्स, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ रेयर एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टिवेशंस। तो रेयरिंग किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले हमें उसका इन्वायरमेंटल जो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं उनमें इसको हम किस प्रकार से रखेंगे, और वो भी कौन से कल्टीवेशंस की बात की है, किसकी कल्चर की बात की है, मलबरी मतलब शहतूत को हम किस प्रकार से चला सकते हैं रेशम कीट पालन के अंतर्गत, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, कैसे धागा को हम मतलब जैसे रेयरिंग उसका लालन पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे सिल्कवर्म का। नेक्स्ट पॉइंट पे हमको बात करनी है रीलिंग ऑफ सिल्क यार्न, कोकून के माध्यम से धागा जो रेशम है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। और अंतिम पॉइंट के अंतर्गत ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की कवक, जीवाणु एवं प्रोटोजन से होने वाली वे बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होती है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आज का हमारा एजेंडा है हिस्ट्री, जनरल अकाउंट, स्कोप ऑफ सेरीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास, सामान्य लक्षण और उसके कौन कौन से क्षेत्र के दायरे हैं, कि इसे किस पुस्तक से बनाया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो आज जो हमें बात करनी है सबसे पहला पॉइंट है, आज जो हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट हमारा पूरा सेरीकल्चर पर डिपेंड है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं हिस्ट्री एंड जनरल अकाउंट and scope of सिल्क या सेरी कल्चर। एक तो हमें इतिहास पढ़ना है, सामान्य लक्षण देखने हैं, और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र या दायरे किसके देखने हैं, रेशम कीट के। या रेशम पालन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमें इतिहास देखना है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सिल्क की बात करें
रेशम कहाँ से उत्पत्ति मानी गई है, तो इसके इतिहास के बारे में बहुत सारी अलग अलग घटना हैं, उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सिल्क का ओरिजिन या इतिहास में देखें तो चीन से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। गरम चाय के प्याले में कोकून का गिरना और कुछ समय पश्चात वो विभिन्न प्रकार के धागों में बिखर जाना और सुनहरे से इस रेशम के धागे को उपयोग में लाकर वहाँ पर प्रयोग करना, यह प्रकृति से प्राप्त था और इसका उपयोग सबसे पहले चीन के निवासियों ने किया। यह पद्धति उन्हीं के पास थी, उन्होंने संपूर्ण विश्व में इसे नहीं पहुंचाया क्योंकि ये एक ऐसा तोहफा था उनके पास कि ये संपूर्ण विश्व में नहीं था और जिसके लिए लोग काफ़ी कीमत तक देने के लिए तैयार थे। तो आइए हम इसकी हिस्ट्री को देखें हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। ये कुछ हमारे महान व्यक्तित्व हैं, वहाँ के राजकुमार हैं और उनकी एक राजकुमारी है जिनके ऊपर एक बहुत सुंदर सी हिस्ट्री है। हम देखें उसके बारे में कि क्या हुआ था उस समय। रेशम की खोज चीन से हुई। चीन की क्वांटी प्रांत की राजकुमारी लोजू, आप देख सकते हैं ये लोजू का पिक्चर है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्राचीन काल से चली आ रही है जिस कहानी को 2640 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। यह एक अन्य किंवदंती के अनुसार रेशम की खोज चीन के सम्राज्ञी सी लिंग ने आज से 4000 वर्ष पूर्व कर ली थी। जब सी लिंग ची एक चीनी महारानी बस अपने बगीचे से गुजर रही थी, जब एक लिंग कोकून एक रेशम कीट का उसकी चाय में गिरा। इसे लेने पर उसने पाया कि कोकून को खोलना शुरू हो गया, जिसे अब सिल्क के नाम से जाना जाता है। इस कोकून की उत्पत्ति की तलाश करने के बाद लिंग ची ने उसके ऊपर शहतूत के पेड़ का अध्ययन किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन सभी छोटे कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स के चारों ओर रेंगते हुए देखा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोकून छोटे कैटरपिलर या सिल्क वर्म से आया था। 2500 साल तक चीन की शाही परिवार ने खुद को रेशम का रहस्य रखा था, इसे किसी ने नहीं बताया था। सामग्री पश्चिम के शासकों को बेची गई थी, लेकिन सम्राज्ञी बनाने वाले चमकदार धागे के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया था। चमकदार धागे की असली स्रोत का खुलासा करने के लिए चीन में जुर्माना वास्तव में मौत थी। कुछ बहुत अजीब विचारों को रेशम की उत्पत्ति के रूप में तैयार किया गया था, जैसे कि रेशम चीनी रेगिस्तान में फूलों की रंगीन पंखुड़ियों से आया था। रेशम चमत्कारिक रूप से नर्म मिट्टी से बना था। रेशम एक मकड़ी के समान जानवर से आया था जो अब तक खाती थी जब उसे वह खुला नहीं होता, और रेशम के धागे उसके शरीर के अंदर पाए जाते थे और रेशम वहाँ से आया है। विशेष पत्तियों पर रेशमी फर्श, ये विचार आज दूर के कोड़ी लगते हैं, लेकिन प्राचीन काल में गंभीर सिद्धांत थे। इसी के साथ सिल्क दुनिया की बाकी हिस्सों में कैसे मिला। 2 करीब भिक्षुओं ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट जॉस्टिनियन को बताया कि उन्हें रेशम का रहस्य सीखा था। चीन की यात्रा के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में वापस आने के बाद जस्टिनियन ने उनके लिए कुछ अंडे और शहतूत को अंकुर प्राप्त करने के लिए उन्हें वापस चीन भेज दिया, ताकि वे रेशम की कीड़े को पाल सके और रेशम से बने सुंदर उत्पाद को बना सके। भिक्षुओं ने कई वर्षों बाद अंडे और अंकुर के साथ अपने खोखले बाहर चलने वाली छड़ियों के अंदर छिपाकर लौटा दिया। चूंकि जस्टिनियन एक चौराहे शहर पर कॉन्स्टेंटिनोपल का सम्राट था और यह रहस्य जल्दी ही यूरोप में फैल गया। भिक्षुओं ने जो ट्रैक किया था उसे अब सिल्क रोड के रूप में जाना जाने लगा और यह सड़क अब आधुनिक व्यापार के रूप में एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गई। ठीक है ना। इसकी बहुत सारी वस्तु स्थितियाँ हैं। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम लेफ्रॉय नाम के
व्यक्ति ने दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में रेशम कीट पालन की आधारशिला रखकर रेशम उद्योग की दिशा दी। आज यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर और प्रांत रेशम उद्योग के लिए जाने जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र प्रांत में विभिन्न स्थानों पर रेशम उद्योग एक लघु उद्योग के रूप में संचालित हो रहा है। ठीक है, ये इतिहास देख लीजिए। ये चाय पीते हुए व्यक्ति थे और यह एक छोटा सा पिक्चर आपको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर के सामान्य लक्षण, स्कोप क्या है? दिस रियरिंग ऑफ द सिल्कवर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नाउ सेरीकल्चर। जिन सिल्कवर्म से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशम कीट या रेशम पालन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क कैन बी आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ सिल्क्स, बॉम्बैक्स, मोराई, मलबरी सिल्क, एंथ्रा, असमा, ठीक है ना, असम सिल्क, ऐसे विभिन्न प्रकार की सिल्क है, उनके बारे में देखें। ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन ही सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। रेशम के विभिन्न प्रकार के रेशम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे बॉम्बैक्स मोराई से शहतूत रेशम, एंथेरा असमास से असम सिल्क, इनमें से शहतूत का रेशम कीट सर्वाधिक व्यावसायिक रूप से शोषित है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को सबसे पहले पाला जाता है और अंडों की अवस्था से प्यूपा तक लार्वा के चरणों के माध्यम तक पाला जाता है। रेशम कीट पुतली के अवस्था के दौरान अपने कोकून को स्पिन करते हैं और ये कोकून फाइब्रोइन रेशम से बनते हैं। कोकून की खेती की जाती है, जिसके दौरान रेशम के कीड़े को मारने के लिए गर्म पानी में कोकून को उबाला जाता है और धागों के बीच में सीमेंटिंग सेरिकिन को हटा दिया जाता है। फिलामेंट्स को फिर से जोड़ा जाता है और रेशम के धागे को प्राप्त किया जाता है। इस तरह हमें रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके स्कोप कौन कौन से? चूँकि कृषि मनुष्य के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए अध्ययन के इस क्षेत्र में हमेशा बहुत गुंजाइश है। प्रौद्योगिक और इसके साथ आने वाले विकास के आगमन के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों आयाम में नौकरी के अवसरों को एक विस्तृत विविधता रहती है। नेक्स्ट देखना है हमें सेरीकल्चर। ठीक है, सरकार के में कैरियर का अवसर प्रदान करता है। अनुसंधान केंद्र, रेशम बोर्ड, शैक्षणिक क्षेत्र, सेरीकल्चर इकाइयाँ, कृषि क्षेत्र के बैंक आदि, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, फो, नोबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र आदि जैसे केंद्र सरकार की एजेंसियों में नौकरी मिल सकती है। एमएससी सेरीकल्चर वाले उम्मीदवारों व्याख्याता, प्रोफेसर और प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए विभिन्न आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के कृषि ऋण क्षेत्र के अधिकारी, प्रबंधक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। विशेष रूप से सेरीकल्चर फार्मों की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्र में के गहन और अध्ययन ज्ञात करने वाले सलाहकार की मांग में है। ठीक है, अब आता है सिल्क डेवलपमेंट एंड रिसर्च के बारे में। ठीक है, रेशम विकास और शोध के लिए हम देखते हैं भारत में रेशम उद्योग प्राचीन होते हैं हुए भी तकनीकी दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। देश की आज़ादी के पश्चात पिछले 4 दशकों में हमारी जो उपलब्धियां रही है उसे रेशम उद्योग के विकास की गति तेज की गई है। रेशम शोध को विकसित करने के लिए निमित्त 1962 में सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय रेशम सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना मैसूर में की गई। साथ ही 1943 में स्थापित किए गए केंद्रीय रेशम शोध सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन बहरामपुर को उच्चीकृत कर पूर्णतः शोध संस्थान के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया गया। 1972 में क्षेत्रीय टसर शोध केंद्र की स्थापना की गई, जिसके साथ माजरा एवं टीटाबार में क्रमशः मूंगा एवं अरंडी रेशम उपयोग हेतु बंगला क्षेत्रीय शोध केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों को केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अभिगृत किया गया। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेशम उद्योग हेतु प्रशिक्षण एवं शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापना मैसूर में हुई, जिससे रेशम उद्योग
विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिला। विश्व में अपने तरह के प्रथम केंद्रीय रेशम तकनीक शोध संस्थान सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1983 में बेंगलोर में स्थापना की गई, जहां रेशम धागाकरण, बुनाई, कताई और प्रक्रमण के क्षेत्रों में शोध कार्य प्रारंभ किया गया। आजकल देश में जो रेशम शोध संस्था के क्षेत्रों में शोध कार्य प्रारंभ किया गया है, उसमें क्षेत्रीय शोध केंद्रीय स्थापित किए गए हैं। उनकी सूची निम्न है। सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट रेशम शोध संस्था सबसे पहला है सेंट्रल रेशम, ठीक है, या सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर कर्नाटका। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर पश्चिम बंगाल। सेंट्रल टर्सर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय टर्सर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची बिहार एंड झारखंड, ठीक है। सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, CSTRI बेंगलोर केंद्रीय रेशम तकनीक शोध संस्थान बेंगलोर कर्नाटका, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के इसके शोध संस्थान हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने जो देखा है, ठीक है। और सेरिकल्चर में हम सबसे पहले बात करें रेशम कीट की कहाँ कहाँ पर हमें प्राप्त है, तो रेशम कीट के लिए हम बात कर रहे हैं। रेशम कीट सबसे पहले बेंगलोर कर्नाटका में, कामराज नगर कर्नाटका, कुनूर तमिलनाडु, सैलम तमिलनाडु, किलिम्पोंग बंगाल, धुले महाराष्ट्र, पामपुर कश्मीर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, जोहरट असम, रांची बिहार, कोरापुर उड़ीसा, मोथाबारी पश्चिम बंगाल, माजरा उत्तर प्रदेश। ओक टर्सर सिल्क बटोट जम्मू एंड कश्मीर, भीमताल उत्तर प्रदेश, इम्फाला मणिपुर। मूंगा सिल्क के लिए बोको असम, अरंडी सिल्क, मेहंदी पठार मेघालय। ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर रेशम उद्योग को चलाया जा रहा है। साथ ही हम बात करें कि ये भारत में रेशम अनुसंधान एवं विकास हेतु विभिन्न संस्थानों पर अनेक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से ये हैं, ठीक है। आज विश्व बाजार में मांग को पूरा करने हेतु भारत का कम से कम 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, मेट्रिक टन रेशम की आवश्यकता है। वर्तमान में रेशम उद्योगों की उत्पादकता 9% ही है। जर्मनी भारतीय रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में रेशम उद्योग का भविष्य उज्जवल है तथा इसके और अधिक विकास हेतु रेशम संवर्धन की प्रत्येक क्षेत्र में और अधिक तकनीक एवं आर्थिक शोधों की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 4 प्रकार की किस्में हैं, शहतूत, मलबरी, टर्सर, मूंगा एवं ईरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेशम शहतूत का होता है 87%, ठीक है। तो अभी हमने सारा जो देखा है वो आपका सबसे पहले हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री की हमने बात देखा उसका क्या स्कोप है, सामान्य लक्षण, जनरल अकाउंट्स के बारे में और उसके क्या क्या दायरे हैं, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अंतिम में हमें क्या देखना है, रेफरेंसेस की बात करें हम तो इकोनॉमिक जूलॉजी जिनके लेखक है डॉक्टर GS शुक्ला एंड डॉक्टर VB उपाध्याय, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। अप्लाइड जूलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से। अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एंड डॉक्टर KC सोनी, ये CBC पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7424843007 और ये हमारा ईमेल ID है bihscollege20@gmail.com, ठीक है। धन्यवाद।